हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो दोस्तों, आप लोगों ने स्क्रीन पे ऑलरेडी टॉपिक का नाम तो देख लिया। आज हम लोग कौन से टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं आपने देख ही लिया है, और वैसे भी मैंने कल आपको हिंट दिया हुआ था। ठीक है, सो आई बेसिकली वेरी वेल नो कि यहाँ पे जैसे ये टॉपिक का नाम देखते हैं, यहाँ पे दो अलग अलग टीम बन जाते हैं ना, दो अलग अलग टीम। एक टीम जो ये कहेगा अरे रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट क्या बड़ी बात है, अरे सर कुछ भी वही ना यार, वो डेबिट रिसीवर, क्रेडिट गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एंड डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सो सिंपल, रट्टा है सर हमको। यस, बिल्कुल, ये एक टीम है, और ये टीम के अगर आप हो तो आई विल सजेस्ट यू आज का ये सेशन जरूर अटेंड करो। ठीक है, आज के सेशन के एंड में आपका डेबिट क्रेडिट को देखने का नजरिया बदल जाएगा। ठीक है, अच्छा, दूसरा टीम वो है जो यहां पर शुरू से ही इस बात को लेके अवेयर है कि सर डेबिट क्रेडिट सिर्फ दो वर्ड्स नहीं है। हमने कहीं ना कहीं ये पढ़ा हुआ है कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, एंड इफ इट इज अ लैंग्वेज, तो लैंग्वेज मतलब टू कम्युनिकेट टू समवन। सो हम हमारे बिजनेस के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस लोगों को कम्युनिकेट करने जा रहे हैं, है ना। तो ये कम्युनिकेट करने का कुछ तो लैंग्वेज होगा, कुछ तो जरिया होगा। तो ये जरिया जो है वो है बेसिकली दिस कोड लैंग्वेज ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। जी हां दोस्तों, डेबिट एंड क्रेडिट इज बेसिकली नथिंग बट अ कोड लैंग्वेज। ये एक तरह का एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है जिससे यू आर बेसिकली राइटिंग अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड यू आर कम्युनिकेटिंग इट टू समवन एल्स। ठीक है, अब ये कैसे समझ में आएगा सर कि ये किस तरह का सिंबॉलिक लैंग्वेज है एंड ऑल। तो दोस्तों, इसके लिए हम लोग सीधा रूल्स पे अटैक ना करते हुए रूल्स पढ़ेंगे आज, डेफिनेटली रूल्स पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा एक बैकग्राउंड देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, एट द सेम टाइम रूल्स को पढ़ाने के लिए मैं एक बात और अभी क्लियर कर दूं। एक टिपिकल लैंग्वेज सर्कुलेट हो रखा है सब जगह पे, ऐसे ही सब लोग याद करके जाते हैं डेबिट क्रेडिट को। ठीक है, मैं मेरे क्लास में थोड़ा सा अलग तरीके से बताऊंगा। थोड़ा अलग तरीके से बताने का सिर्फ एक ही इंटेंशन है कि भैया वो जो ट्रेडिशनल एक टिपिकल तरीका रह गया ना डेबिट क्रेडिट का, जिसको हम लोग डेबिट और क्रेडिट को इंपॉर्टेंस ना देते हुए बाकी सब चीजों को इंपॉर्टेंस देते हैं, तो अगर वही चीज करना है तो मतलब नहीं रहेगा। इसलिए वो ना हो, इसलिए मैं यहां पे थोड़ा अलग तरीके से बताऊंगा आपको। ठीक है, सो वी विल अंडरस्टैंड दैट, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज डेबिट क्रेडिट ऑल अबाउट। सो ध्यान से सुनना मेरी बात को। देखो, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द अकाउंटिंग लैंग्वेज, तो ये तो हम लोग देख चुके हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, जहां पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी हम बनाते हैं बहुत सारे अलग अलग अकाउंट्स। वी मेक डिफरेंट अकाउंट्स। ठीक है, ठीक से लिख देता हूं, जैसे हम शॉर्ट में कहते हैं अकाउंट। ठीक है, अच्छा, चलो, वैसे तो मैंने आपको बताया कि हम लोग जर्नल बनाते हैं, पहले जर्नल बुक मेंटेन करते हैं, उसके बाद लेजर बुक बनाता है। ठीक है, ये हमें मालूम है, लेकिन मैं आपको फिलहाल लेजर के सहारे समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिए। सपोज आई एम इनटू माय लेजर बुक। इस लेजर बुक के सपोज दिस इज पेज नंबर 1। पेज नंबर 1, रोमन में क्यों लिख रहा हूं, पेज नंबर 1। ओके, तो इस पेज में मैंने कोई एक इंफॉर्मेशन के बारे में लिखना है, जैसे कैश के बारे में लिखना है मान लो। ठीक है, सो मैं यहां पे बना रहा हूं कैश अकाउंट, यानी इस पेज में मुझे कैश के इंफॉर्मेशन लिखने हैं। ठीक है, चलो ठीक है, इस तरह से मैंने यहां पेज नंबर 2 बनाया। पेज नंबर 2 बनाया नहीं, पेज नंबर 2 तो है। ठीक है, अब यहां पर मुझे कोई और इंफॉर्मेशन लिखना है, जैसे मान के चलो मुझे कैपिटल अकाउंट मैंने यहां पे बनाया। कैपिटल अकाउंट का मतलब होता है द इंफॉर्मेशन अबाउट द ओनर। ठीक है, कैपिटल अकाउंट मतलब इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द ओनर। ठीक है, पेज नंबर 2 मैंने ये अकाउंट बना लिया। इसी तरह से एक के बाद एक हम लोग अलग अलग अकाउंट बनाते हुए जाएंगे। ठीक है, ओके, नाउ this page will be divided into 2 parts, equal halves। मैं इस पेज को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा हूं, यहां भी। ठीक है, क्यों इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा हूं? क्योंकि आई नो कि एवरी इंफॉर्मेशन कैन नॉट जस्ट हैव वन एस्पेक्ट, इट विल ऑलवेज हैव डुअल एस्पेक्ट। मतलब सोच के देखेंगे, मैं कैश के बारे में इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं। ठीक है, अब पैसा, आप सोच के देखिए, आपके वॉलेट में कैश
कभी किसी ना किसी सोर्स से, किसी ना किसी माध्यम से आता है ना? योर वॉलेट गेट्स फिल्ड अप विद कैश, और वहीं पे उसमें से थोड़ा थोड़ा पैसे खर्च भी होते जाते हैं। सो दो ही बातें होते हैं, या तो कैश आपके पास वॉलेट में आएगा या तो आपके पास से जाएगा। सो आई कैन से दैट ईदर देयर विल बी एन इनफ्लो ऑफ कैश और देयर विल बी एन आउटफ्लो ऑफ कैश, और कुछ नहीं हो सकता। करेक्ट? ओके। लेकिन दो बातें हुए ना, या तो इनफ्लो होगा या तो आउटफ्लो होगा। सो मान के चलो आपके पास ऑलरेडी 100 रुपए है और 500 रुपए मिले, यानी 500 रुपए का इनफ्लो हुआ। सो योर कैश बैलेंस इंक्रीज्ड टू 600। 100 से 500, 100 ऑलरेडी था, 500 और मिले, 600 हो गया। ठीक है? ओके। इसके बाद आपने 200 रुपए कहीं खर्च किए, तो अगर आपने खर्च किए तो 600 में से 200 माइनस हुआ। अब आपके पास कितना कैश बचा? 400। मैं क्या कह रहा हूं? मैं तो कैश के बारे में अलग अलग तरह की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कह रहा हूं, बराबर? लेकिन इस इंफॉर्मेशन में अगर कहीं पे कोई इनफ्लो है जिसकी वजह से मेरा कैश बैलेंस बढ़ा, या तो फिर कहीं और मैंने कोई आउटफ्लो किया है कैश का जिसकी वजह से मेरा कैश का बैलेंस कम हुआ। दो तरह के इंफॉर्मेशन दिख रहे हैं मुझे, है ना? और ये दोनों ट्रांजैक्शंस, दोनों इंफॉर्मेशन एक दूसरे के ऑपोजिट है। एक से कैश बैलेंस बढ़ रहा है, दूसरे से कैश बैलेंस कम हो रहा है, बराबर? सो मुझे इसी तरह से यही बात को ध्यान में रखते हुए इस अकाउंट को बनाना है। सो यहां पर मैंने दो हिस्सों में डिवाइड करके रखा है। एक हिस्सा विल बी टू रिकॉर्ड इनफ्लोज और दूसरा हिस्सा विल बी टू रिकॉर्ड द आउटफ्लोज। इस तरीके से मैं इन दोनों तरह के इंफॉर्मेशन को इस अकाउंट में रिकॉर्ड कर लूंगा। ठीक है? लेकिन मैंने क्या कहा? एक तरह का सिंबॉलिक लैंग्वेज है। सिंबॉलिक लैंग्वेज कैसे? देखो, हर बार मैं अगर लिखता हुआ चलूं कि यार इतने रुपए का इनफ्लो, इतने रुपए का आउटफ्लो, इतना लंबा चौड़ा काम नहीं करना है। इसीलिए वी आर यूजिंग अ सिंबॉलिक लैंग्वेज। और ये सिंबॉलिक लैंग्वेज कैसा है? ये जो मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया, इसके लेफ्ट हैंड साइड को मैं कहूंगा डेबिट वाला साइड और डेबिट साइड, राइट हैंड वाले साइड को मैं कहूंगा क्रेडिट वाला साइड या क्रेडिट साइड। मतलब क्या होता है दोस्तों? आराम से इसको समझने की कोशिश करना। यू मस्ट हैव मेड लेजर अकाउंट्स टिल डेट, जरूर बनाए होंगे आपने, लेकिन इसमें एक बात को ध्यान से सुनना। ये जो अकाउंट आपने बनाया ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें होते हैं। लिखता है बहुत कुछ है। यू मेक अ डेट कॉलम, पर्टिकुलर्स कॉलम, जर्नल फोलियो कॉलम, अमाउंट, दुनिया भर के चीजें लिखते हो आप लोग, ठीक है? लेकिन इतने सारे चीजों में से सिर्फ दो चीजें ऐसे हैं जो काम के हैं। मतलब दो चीजें, बाकी सारे काम के नहीं है सर, ऐसा नहीं कह रहा हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मेरा कहने का मतलब है कि दो चीजें हैं जो सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है? कौन से दो चीजें सर? पहला चीज है अमाउंट क्या है। द फर्स्ट थिंग इज अमाउंट जो आप लिखने जा रहे हो। ठीक है? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट। दूसरा, आप इसे कौन से साइड में लिख रहे हो। ठीक है? आप इसे लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहे हो कि राइट हैंड साइड में लिख रहे हो, यानी डेबिट साइड में लिख रहे हो कि क्रेडिट साइड में लिख रहे हो। दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है? अब बात को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैं इसको फिलहाल मिटा रहा हूं। देखो, मैंने अगर यहां लिख दिया 10,000, मैंने अगर यहां लिख दिया 10,000, मतलब मैंने कौन से साइड में लिखा? मैंने डेबिट साइड में लिखा। दिस होल साइड इज द डेबिट साइड, द लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड। सो मैंने कैश अकाउंट के डेबिट साइड में अगर मैंने 10,000 लिखा, इसका मतलब कैश अकाउंट इज डेबिटेड बाय 10,000। ठीक है? मैं एकदम वेरी बेसिक से जा रहा हूं। अगर किसी को यह बात मालूम है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जिनके दिमाग में अभी तक यह बात नहीं घुसा है। ठीक है? क्योंकि इसके बगैर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा बेसिक बात है, इसलिए आराम से इसको समझो। मैंने अगर किसी अकाउंट के डेबिट साइड में कोई अमाउंट लिखा, तो ये एक तरह का सिंबॉलिक लैंग्वेज है। क्योंकि आप कभी भी एक बात याद रखना, जब आप अकाउंट देखोगे, आपको ये डेबिट क्रेडिट वहां लिखा नजर नहीं आता। इफ यू विल प्रैक्टिकली सी एनी अकाउंट, तो वह अकाउंट में आपको कहीं पे भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में डेबिट और क्रेडिट लिखे नजर नहीं आते। ये अंडरस्टूड है। लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड। दिस इज अंडरस्टूड। एंड इफ आई एम राइटिंग 10,000 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो ये मुझे क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? ये मुझे ये बता रहा है कि कैश अकाउंट इज डेबिटेड बाय 10,000। ठीक है? कैश अकाउंट इज डेबिटेड बाय 10,000।
ठीक है। सिमिलरली अगर मैंने यहां पर से 6000 लिख दिया तो इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय 6000। ठीक है, चलो इतना समझ में आया। अब ये अगर मैंने ये इंफॉर्मेशन लिखा है तो मैंने क्या लिखा, मैंने क्या कहा, डेबिट किया, क्रेडिट किया, यही है अकाउंटिंग लैंग्वेज। लेकिन इसका ट्रांसलेशन चाहिए ना हमें, यार डेबिट क्या मतलब क्या, क्रेडिट क्या मतलब क्या, गेटिंग मी? तो ये मतलब मुझे पता चलता है व्हेन आई रेफर टू द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट मुझे ये इंफॉर्मेशन दे देता है कि किसी एक अकाउंट को जब मैं डेबिट कर रहा हूं मतलब क्या, मैं क्रेडिट कर रहा हूं मतलब क्या, गेटिंग मी? सो सबसे पहला चीज मुझे ये देखना होता है कि भैया कौन सा अकाउंट है, अकाउंट का नाम क्या है। ठीक है, तो कल मैंने आपको कुछ बताया था, इफ यू रिमेंबर, हमारे पास दो अलग अलग तरीके होते हैं। एक को हम कहते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच, जो कि यूके अप्रोच है, ठीक है, यूके अप्रोच, द ब्रिटिश अप्रोच। और दूसरा जो होता है इसे हम कहते हैं द मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच या इसी को हम यूएस अप्रोच भी कह सकते हैं, दिस इज द यूएस अप्रोच। हम कौन सा अप्रोच पढ़ेंगे सर? हम दोनों अप्रोच पढ़ेंगे, ठीक है। और इंडियन अप्रोच नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है ना। द बही खाता सिस्टम, मुनीम जी वगैरह जो मेंटेन किया करते थे, वो नहीं देखते थे, एकदम लंबे लंबे बुक्स होते थे, ठीक है, वो भी एक सिस्टम है, लेकिन वो एक काफी अलग ही, उस हालांकि उसमें भी डेबिट क्रेडिट ही होता है, लेकिन उसका तरीका काफी अलग होता है। तो वो हम लोग यहाँ नहीं सीख रहे, हम लोग यही तो तरीके सीख रहे हैं। अब सर ऐसा क्यों, ऐसा मुझे नहीं मालूम, सिलेबस में जो है मैं वही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, ये हो गया ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। अब इसमें मैंने आपको कल जो इंट्रो दिया था वो क्या दिया था कि इस तरीके से, पहले अभी इसको रहने देते हैं, यूएस अप्रोच में बाद में आएंगे, पहले यूके अप्रोच पे फोकस करते हैं। तो अब जूम इन कर दिया मैंने यूके अप्रोच में, है ना। चलो भैया, यूके अप्रोच की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यूके अप्रोच में जिस अकाउंट को मैंने बनाया, मुझे सबसे पहले यह आइडेंटिफाई कर लेना होगा कि यह अकाउंट कौन सा है, ठीक है। चलो, तो यहां पर डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन हम अकाउंट को 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। या तो वी विल कॉल इट एज पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, या तो आई विल कॉल इट एज रियल अकाउंट, या तो आई विल कॉल इट एज नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। चलो आराम से, धीरे धीरे, हौले हौले, कोई जल्दबाजी में नहीं जाना है, बेसिक्स को सुपर स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है। चलो, तो पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट मतलब इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सन्स, ठीक है। मैंने एक अकाउंट बनाया, ये जो भी अकाउंट बनाया, ये अकाउंट अगर मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है अबाउट एनी पर्सन, देन इन दैट केस आई विल कॉल दैट अकाउंट एज अ पर्सनल अकाउंट, ठीक है। अच्छा सर, ठीक है, मतलब क्या हुआ, थोड़ा और गहराई में जाते हैं। थोड़ा और गहराई में अगर जा रहा हो तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। किसी पर्सन के साथ मेरे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कैसे होते हैं, जरा आराम से देखिए। आप किसी दुकान में गए, मान के चलो यू गो टू मेडिकल स्टोर, ठीक है, आपने कुछ मेडिसिन खरीदे, बदले में आपने पैसे दे दिए, बराबर, मेडिसिन खरीदा, पैसे दे दिए। सो भैया मेरे लिए इंफॉर्मेशन क्या हुआ, मेरे लिए काम का क्या हुआ कि मेरे पास मेडिसिन आए, लेकिन बदले में मैंने उसे पैसे दिए। दो चीजें हुई, एक तो मेडिसिन आया, दूसरा पैसे दिए, बराबर। चलो ठीक है, मुझे एक बात बताना, इस ट्रांजैक्शन में मुझे खास तौर पे किसी भी रीजन से क्या ये याद रखने की जरूरत है कि मैंने कौन से मेडिकल स्टोर से खरीदा है? उतना काम का नहीं है यार। ये दवाई अगर सिर्फ इसी दुकान में मिलता है तो ठीक है, अलग बात है, फिर मैं शायद याद भी रखूं कि कौन सा दवाई का दुकान है। लेकिन इफ आई एम बाइंग समथिंग वेरी नॉर्मल, क्रोसिन खरीद रहा हूं, ठीक है, ये तो हर मेडिकल स्टोर में मिल जाता है, ओके। तो बिल्कुल ठीक है यार, मैंने क्रोसिन लिया, बदले में पैसे दे दिए, दिस इज द इंफॉर्मेशन फॉर मी। और सिमिलरली वो दुकानदार आपका फोटो खींच के रखेगा, सर 1 मिनट सेल्फी लेगा आपके साथ, या आपका नाम लिख के रखेगा, एक मिनट जाने का नहीं, रुको, पहले नाम लिखने दो, बताओ आपका नाम क्या है, आपका पूरा एड्रेस वेड्रेस सब कुछ बता के जाओ रे बाबा। नहीं, हाँ ऐसा जरूर हो सकता है कि कभी कभी वो रिक्वायरमेंट रहता है कि डॉक्टर्स का नाम पूछे, पेशेंट का नाम पूछे, वो सब वो लोग अपने बिल में लिख के रखते हैं, वो सब हो सकता है प्रेस्क्रिप्शन वगैरह के लिए। लेकिन अदरवाइज जनरली वो आपके नाम, नंबर, अते पता से उसको कोई लेना देना नहीं, ही वोंट रिकॉर्ड इट अनलेस अनटिल उसका कोई पर्सनल इंटेंशन हो, ठीक है। हाँ खैर, सो बेसिकली
ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन योर नेम। लेकिन यही भी अगर मैं कह दूं कि आपने दवाई लिया, बदले में आपने पैसे नहीं दिए, यू डोंट हैव द मनी, तो आपने बोला सर जी आपको पैसे बाद में दे दूंगा, महीने भर के बाद दूंगा, ठीक है, उधार ट्रांजैक्शन। तो अगर ये उधार वाला ट्रांजैक्शन है तो वो बंदा बोलेगा सर एक मिनट, पहले आपका नाम बताओ, एड्रेस बताओ, नंबर बताओ, किडिंग मी? अच्छा ठीक है, तो वो बंदा आपके नाम में इंटरेस्टेड है, या आपको भी याद रखना होगा कि इस बंदे को देने हैं, तो यहां पर कहना इसे नाउ वी आर कमिंग टू नो अबाउट सम इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सन। एंड व्हाट इज दिस इंफॉर्मेशन? या तो मुझे इस पर्सन को पैसे देने हैं, या तो मुझे इस पर्सन से पैसे लेने हैं। करेक्ट? सो बेसिकली यहां पर दो तरह के आपको ट्रांजैक्शन नजर आएंगे। कैसे दो तरह के ट्रांजैक्शन नजर आएंगे? एक जहां पर मैंने उधार का ट्रांजैक्शन किया है, और इस उधार वाले ट्रांजैक्शन में मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, आई एम बेसिकली टॉकिंग अबाउट उधार ट्रांजैक्शंस, या इसी को हम कहते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। ठीक है? When do I recognize, when do I give importance to any person's account? Whenever there is an udhar wala transaction, or whenever there is a credit transaction. ठीक है? So इस credit transaction में what I will do, I will look at it that if the transaction is yet to be settled, if the transaction is yet to be settled, अभी तक ये सेटल होना बाकी है, तो मुझे उस पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन को याद करना होगा। कैसा इंफॉर्मेशन? दो ही तरह के इंफॉर्मेशन हो सकते हैं, या तो पैसे लेने हैं या तो पैसे देने हैं। ठीक है? सो आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल। इफ वी स्मार्ट इज selling something, say medicines or anything, to Mr. AB. ओके? सो दोस्तों, मैं अगर इस वी स्मार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूं, दिस इज सेल, राइट? अगर मैं एबी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूं, दिस इज परचेज। ओके, चलो आराम से मान लो दिस इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, उधार वाला ट्रांजैक्शन है। ठीक है? यानी वी स्मार्ट ने जो सामान दिया, बदले में एबी ने अभी तक पैसे दिए नहीं, राइट? सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वी स्मार्ट, आई विल से that money is receivable from AB। बराबर? अच्छा, यहीं पे अगर मैं AB के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूं, तो AB ने क्या किया? सामान ले लिया, पैसे नहीं दिए अभी तक। ठीक है? सो AB will say that money is payable to V Smart। बराबर? समझ में आया इतना? चलो ठीक है। सो आज के केस में भी अगर मैं किसी पर्सन के बारे में अगर कोई इंफॉर्मेशन लिखने जा रहा हूं, तो दो ही तरह के हो सकते हैं, या तो पैसे लेने हैं या तो पैसे देने, और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है? ओके। अब इसी इंफॉर्मेशन को लिखने के लिए जब वी स्मार्ट अकाउंटिंग करेगा, तो ये बनाएगा अपने बुक्स में एबी अकाउंट। ठीक है? जब वी स्मार्ट अकाउंटिंग करेगा, तो ये अपने बुक्स में बनाएगा एबी अकाउंट, जिसमें उसे क्या लिखना है? उसे ये लिखना है कि एबी से पैसे लेने हैं। मान के चलो 10,000 रुपए, 10,000 रुपए का ट्रांजैक्शन है, तो एबी से 10,000 रुपए लेने हैं, ये इसे लिख के रखना है। तो इसे लिखने के लिए ये यूज करेंगे लैंग्वेज ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। यहां पर एक सिंबॉलिक लैंग्वेज यूज होगा। कैसा symbolic language? This side is the debit side, this side is the credit side. So symbolic language matlab they will write that amount in one of the sides, which will tell me the meaning that whether the money is receivable or whether the money is payable. ठीक है? तो ये यहां पर आता है, जन्म लेता है हमारे रूल्स। तो रूल्स क्या कहते हैं? रूल्स आर वेरी साइंटिफिकली मेड। यहां पे अपनी मर्जी से कुछ मत करना। रूल्स हैव बीन साइंटिफिकली मेड, ताकि हर बार हर चीज टैली होता चले, हर बार डेबिट और क्रेडिट टैली होता हुआ चले। ठीक है? सो ध्यान से देखना, रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि अगर किसी पर्सन से पैसे रिसीवेबल है, ठीक है, इफ मनी इज रिसीवेबल फ्रॉम एनी पर्सन, मैं जिस पर्सन का रिकॉर्ड रखने जा रहा हूं उससे पैसे रिसीवेबल है, तो इसे मैं लिखूंगा एज डेबिट। इसे मैं कहां लिखूंगा? ऑन द डेबिट साइड, यानी कहां लिखूंगा? ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। सो दोस्तों, यहां पर ऐसा ही कुछ इंफॉर्मेशन लिखना था मुझे।
AB से मुझे पैसे लेने हैं। सो एज अ रिजल्ट हमने इसे कहां लिखना है, यहां लिखना है 10,000। ठीक है, इसे जैसे मैंने यहां लिखा मुझे क्या समझ में आ रहा है, AB अकाउंट इज डेबिटेड बाय 10,000। AB अकाउंट इज डेबिटेड बाय 10,000 मतलब मुझे यह समझ में आ रहा है कि AB से 10,000 रुपए लेने हैं। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अब ये डिपेंड करेगा, जैसे अभी पैसे लेने हैं, कहीं पे पैसे देने भी हो सकते हैं। तो इफ सपोज मनी इज पेबल टू समवन, इफ ऐसे लोगों के साथ उधार के ट्रांजैक्शन तो चलते रहेंगे, कहीं पे उधार में बेचा तो कहीं पे उधार में खरीदा, ऐसे चलता रहेगा, कुछ ना कुछ चलता रहेगा। सो ऐसा भी तो होगा कि कहीं पे किसी पर्सन को मुझे पैसे देने हैं, तो अगर पेबल है so I will write it on the credit side. I will basically credit his account. So crediting an account क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि मुझे इस पर्सन को पैसे देने हैं। ठीक है, अच्छा ये बात क्लियर हुआ। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इफ सपोज हम AB के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, एंटिटीज AB सपोज इनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैं अकाउंट बना रहा हूं, तो AB अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपनी अकाउंट थोड़ी ना बनाएगा, कोई अपने बुक्स में अपना अकाउंट नहीं बनाता है, दूसरे पार्टी का बनाता है। तो यहां पर ये बनाएंगे वी स्मार्ट अकाउंट। ठीक है, वी स्मार्ट अकाउंट बना दिया, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब AB क्या इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करने जा रहा है, देखो मनी इज पेबल टू वी स्मार्ट। पेबल है ना, 10,000 रुपए का ट्रांजैक्शन अज्यूम किया है, सो 10,000 रुपए पेबल है, तो ये कहां लिखेंगे, ये यहां लिखेंगे 10,000। जैसे मैंने यहां लिखा, ये सिंबॉलिक लैंग्वेज है। क्या लैंग्वेज दिख रहा है, वी स्मार्ट इज अ पर्सन अकाउंट एंड पर्सन के अकाउंट में 10,000 क्रेडिट है, मतलब वी स्मार्ट को 10,000 पेबल है। समझ रहे हो बात को? दिस इज काइंड ऑफ सिंबॉलिक कोड लैंग्वेज, और यही लैंग्वेज हमें समझना है। ठीक है, सो पर्सन के अकाउंट में इफ द मनी इज येट टू बी सेटल्ड, उधार का ट्रांजैक्शन अभी अभी हुआ है, देन इन दैट केस हम क्या रूल लगाएंगे, हम सिंपल एक ही रूल लगाएंगे कि किसी पर्सन से जिसका भी मैं रिकॉर्ड रखने जा रहा हूं, उससे पैसे लेने हैं कि उसको पैसे देने हैं। अगर लेने हैं डेबिट साइड में लिखो, अगर देने हैं क्रेडिट साइड में लिखो। या इसी को हम लोग कैसे याद रखते हैं, डेबिट फ्रॉम होम मनी इज रिसीवेबल, क्रेडिट टू होम मनी इज पेबल। दिस इज द रूल। ठीक है, सो लास्ट में रूल भी लिख देता हूं आप सबके तसल्ली के लिए। क्या है रूल, डेबिट फ्रॉम होम मनी इज रिसीवेबल एंड क्रेडिट टू whom मनी इज पेबल। ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा ठीक है। अब मैंने यहां पर जब शुरू किया था, ये शुरू में मैंने यहां पे लिखा था इफ द ट्रांजैक्शन इज येट टू बी सेटल्ड, इफ द ट्रांजैक्शन इज येट टू बी सेटल्ड, ऐसा लिख के शुरू किया था, है ना? अच्छा, तो मतलब क्या सर? ये बाबा एक बात सोच के देखने का, इफ देयर इज अ उधार वाला ट्रांजैक्शन, इफ देयर इज एनी ट्रांजैक्शन विच इज येट टू बी सेटल्ड, तो क्या वो फॉरएवर येट टू बी सेटल्ड रहेगा? क्या इसका स्टेटस हमेशा ऐसा ही रहेगा, येट टू बी सेटल्ड? नहीं ना, कभी ना कभी सेटल होगा ना। ये बाबा अभी पैसे लेने हैं या पैसे देने, एज द केस में भी, लेकिन कभी ना कभी तो मिलेगा, कभी ना कभी तो पैसे देंगे, है ना? अच्छा, यहां पे सब लोगों का एकदम एक्सेप्शनल दिमाग शुरू हो जाता है ना? भैया पहले बेसिक चीजें देखना, उसके बाद बाकी स्पेशल ट्रांजैक्शन में आना। कुछ लोगों के दिमाग में अब भी आ रहा होगा, सर डूब गए तो, नहीं दिए तो। अरे बाबा वो स्पेशल नेचर के है, वो बाद में आते हैं, उसमें भी यही रूल लगेगा, लेकिन उसमें बाद में आएंगे। ठीक है, पहले हम लोग यहां पर एकदम सीधे साधे भाषा में समझ लेते हैं कि अगर ये सेटल हो रहा है तब क्या होगा। तभी तो पर्सन का अकाउंट बना हुआ है ना। देखो यहां पर वी स्मार्ट ने ऑलरेडी AB का अकाउंट बना हुआ है, और यहां पर ये डेबिट दिख रहा है। ये कब तक डेबिट दिखता रहेगा, हमेशा दिखता रहेगा? नहीं ना, कभी ना कभी तो सेटल होगा, कभी ना कभी तो AB पैसे देगा, है ना? चलो ठीक है। सो अब मैं यहां लिख रहा हूं व्हेन अकाउंट इज सेटल्ड, जब अकाउंट सेटल हो रहा है तब हम क्या करेंगे, तब हमारा लैंग्वेज कुछ ऐसा हो जाता है। मुझे यहां पे देखना है कि हु इज द रिसीवर, हु इज द रिसीवर? जो भी रिसीवर है डेबिट, जो भी
पेयर है क्रेडिट। ठीक है, चलो इसको अप्लाई करके देखते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा, आराम से मान के चलो यहां पे मैंने वी स्मार्ट के अकाउंट में एबी अकाउंट बना के रखा था, 10,000 डेबिट करके रखा था। तब क्या समझ में आ रहा था, एबी से 10,000 रिसीवेबल है, तब ये सेटल नहीं था। ठीक है, महीने भर बाद एबी ने आके 6,000 रुपए दिए, पूरे 10,000 नहीं दिया, 6,000 दिए। अरे भाई इंस्टॉलमेंट नाम की भी कोई चीज होती है, पूरे पैसे एक साथ ही दे देंगे ऐसा जरूरी थोड़ी होता है, करेक्ट। सो अब एबी ने 6,000 रुपए दिए, बाकी के 4,000 डूबे नहीं। एक मिनट, अजम्पशन नहीं लेना, कुछ लोग एकदम सुपर एक्सेलेंट होते हैं, एकदम से अज्यूम करके कुछ भी कर देते। एक मिनट रुक जाना, बाकी के पैसे इंस्टॉलमेंट लेंगे बाद में। तो एबी ने 6,000 रुपए दिए एक महीने बाद। ठीक है, अच्छा ठीक है, कहना ऐसे कि हिज अकाउंट इज गेटिंग सेटल्ड। अब जरा ध्यान से देखो, लॉजिक लगाओ, 10,000 से डेबिट किया था, 6,000 अगर मिल गए तो 10,000 में से 6,000 माइनस होने चाहिए, सिर्फ 4,000 रिसीवेबल दिखने चाहिए। सो इसका मतलब क्या हुआ, वी स्मार्ट के अकाउंट में मैं एबी का अकाउंट बना रहा हूं। शुरुआत से ध्यान से सोचना, वी स्मार्ट के अकाउंट में मैं एबी का अकाउंट बना रहा हूं और एबी ने पैसे दिए। एम आई राइट, वी स्मार्ट को पैसे मिले लेकिन एबी ने पैसे दिए। सो ये किसका अकाउंट है, ये एबी का अकाउंट है। तो एबी ने क्या हरकत किया, एबी इज द पेयर, इसने पैसे दिए। सो इफ इज पेयर, मैं यहां पर 6,000 रुपए करूंगा क्रेडिट। समझ में आ रहा है। जब अकाउंट सेटल होता है तब हम लोग ये देखते हैं कि जिसका अकाउंट मैंने बनाया, आई रिपीट, जिसका अकाउंट मैंने बनाया उसका अकाउंट में मुझे ये देखना है कि इज इट द रिसीवर और इज इट द पेयर। इफ ही इज द रिसीवर तो मैं लिखूंगा डेबिट वाले साइड में, एंड इफ इज द पेयर तो मैं लिखूंगा क्रेडिट वाले साइड में। किडिंग मी। अब उसको उल्टा देखो, जब मैं इसे 6,000 रुपए को यहां लिख रहा हूं तो इससे मुझे क्या मतलब समझ में आ रहा है, इसका अकाउंट सेटल हो रहा है। इसका मुझे क्या मतलब समझ में आ रहा है कि एबी ने 6,000 रुपए दिए, ही इज द पेयर ऑफ 6,000। कुछ समझ में आ रहा है। एक और एग्जांपल देखो, मैंने एबी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वी स्मार्ट अकाउंट बनाया था, है ना, 10,000 का क्रेडिट पड़ा था, तब ये क्या इंफॉर्मेशन दे रहा था कि 10,000 रुपए पेएबल है। ठीक है, अब क्या किया, हमने उसको पैसे दे दिए। ठीक है, एक बात याद रखना, यहां पे गलती ये होती है कि सिर्फ हम हमारे ही एंगल से सोचते रह जाते हैं। अरे भाई ठीक है, हमारे एंगल से सोचना है, लेकिन मैंने किसका अकाउंट बनाया है, वी स्मार्ट का अकाउंट बनाया ना। सो दिस अकाउंट इज इंफॉर्मेशन अबाउट वी स्मार्ट, है ना। सो इस ट्रांजैक्शन में वी स्मार्ट रिसीवर है कि वी स्मार्ट पेयर है। पेयर कौन है, एबी, हु इज द रिसीवर, वी स्मार्ट। वी स्मार्ट को पैसे मिले, किडिंग मी। सो वी स्मार्ट इज द रिसीवर, इसलिए 6,000 रुपए मैं यहां लिखूंगा। ऐसे जैसे मैंने 6,000 यहां लिखा, मुझे क्या समझ में आ रहा है कि वी स्मार्ट ने 6,000 रुपए रिसीव किए। सो जस्ट अंडरस्टैंड, दिस इज अ लैंग्वेज। ये कैसा लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज में मुझे समझ में आ रहा है कि वी स्मार्ट को 10,000 रुपए पेएबल थे, 6,000 रुपए रिसीव कर लिए वी स्मार्ट ने, यानी अभी भी 4,000 रुपए बाकी है। किडिंग मी, समझ में आ रहा है। अब जरा ध्यान से देखना, अगर यहां पर क्रेडिट बाकी है, अगर यहां पर क्रेडिट बाकी है तो मैं कहूंगा क्रेडिट इज इन बैलेंस। सोच के देखो, डेबिट में 6,000, क्रेडिट में 10,000, है ना। तो अभी कहना है इसे कि क्रेडिट में से 4,000 अभी भी बाकी है, तो मैं इसे कहूंगा देयर इज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 4,000। दिस अकाउंट carries a credit balance of 4,000। समझ में आ रहा है। क्रेडिट बैलेंस मतलब क्रेडिट अभी भी बैलेंस में है, क्रेडिट अभी भी बचा हुआ है। सो देयर इज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ हाउ मच, द डिफरेंस अमाउंट दैट इज 4,000। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं इस अकाउंट की बात कर रहा हूं, देखो जरा क्या हो रहा है। हम लोग नॉर्मली स्पीकिंग ऐसा देखते हैं कि कौन सा साइड ज्यादा है, ऐसे याद रखते हैं, गलत नहीं है, वो भी सही है, लेकिन यहां पर थोड़ा अलग तरीके से सोचने की कोशिश करो। डेबिट में 10,000, क्रेडिट में 6,000, यानी डेबिट में से अभी भी 4,000 बाकी है, तो इसे मैं क्या कहूंगा, इसे मैं कहूंगा डेबिट बैलेंस ऑफ 4,000। दिस अकाउंट कैरीज अ डेबिट बैलेंस, मतलब डेबिट बचा हुआ है, 4,000 रुपए से डेबिट बचा हुआ है। आर यू गेटिंग मी। चलो ठीक है। सो दोस्तों,
if there is a debit balance, then what does it mean? Debit balance means balance मतलब it is yet to be settled. बात समझ में आ रहा है? अगर मैं कभी बैलेंस कह रहा हूं तो बैलेंस इज येट टू बी सेटल्ड, अभी तक सेटल नहीं हुआ, बराबर. सो इफ आई से दैट द अकाउंट हैज अ डेबिट बैलेंस, तो ये मुझे क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? ये मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है कि मनी इज रिसीवेबल. आर यू गेटिंग मी? इसी तरह से इफ अ पर्सनल अकाउंट कैरीज अ क्रेडिट बैलेंस, इफ अ पर्सनल अकाउंट कैरीज अ क्रेडिट बैलेंस, तो ये मुझे क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? बैलेंस है मतलब द अकाउंट इज येट टू बी सेटल्ड, यानी क्रेडिट बैलेंस का मतलब द मनी इज स्टिल पेबल, ये पैसा अभी भी पेबल है. को समझ में आ रहा है? चलो ठीक है. अब मैं आपके पुराने रूल में भी आ जाता हूं. क्या रूल है हमारा? डेबिट द रिसीवर, ठीक है, क्रेडिट द गिवर, ठीक है. ये हमारा टिपिकल हमेशा वाला रूल है जिसको हम लोग रट्टा मार के आगे बढ़ जाते हैं, अकाउंट देखते हैं और सीधा रूल को फॉर्मूले की तरह अप्लाई करते हुए जाते हैं. लेकिन कैन आई से कि इट हैज सम मोर मीनिंग? करना वही है लेकिन मतलब समझते हुए आगे बढ़ना इस बार, ठीक है. चलो, कैन आई से कि यहां पे आपको मतलब समझ में आ गया. थोड़े प्रैक्टिस भी लूंगा मैं, लेकिन उससे पहले एक और बात बता देता हूं. क्या? देखो, जब मैं पर्सनल अकाउंट की बात करता हूं, यानी आई एम टॉकिंग अबाउट इंफॉर्मेशन, दैट इज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सन्स, ठीक है. अब जब मैं पर्सन्स वर्ड पे हाईलाइट करता हूं, तो दोस्तों पर्सन कैन बी अ नेचुरल पर्सन लाइक यू एंड मी, हम लोग नेचुरल पर्सन है, ठीक है. पर्सन कैन ऑल्सो बी एन आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है. What do you mean by an artificial person? Artificial person मतलब कानून के नजरों में, बुक्स ऑफ मतलब लीगली जो क्रिएटेड एंटिटीज होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज आर्टिफिशियल पर्संस. एग्जांपल के तौर पे आप जानते हो कि कानूनन तौर पे हम एक कंपनी बना सकते हैं, है ना, या एक ट्रस्ट बना सकते हैं, एक पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं, HUF बन सकता है. so, ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरह के लीगल एंटिटीज होते हैं. तो इन लीगल एंटिटीज को हम कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन्स. बैंक इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. गेटिंग मी? चलो, तो नेचुरल पर्सन जैसे हम लोग, आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है, या एक तीसरा कैटेगरी होता है. दिस कैटेगरी इज बेसिकली द कैटेगरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पर्सन. मतलब कभी कभी हम एक ऐसा अकाउंट भी बना सकते हैं विच माइट रिप्रेजेंट सम पर्सन. सर ऐसा कैसे हो सकता है? देखो, आराम से समझने की कोशिश करो. सिचुएशन कुछ ऐसा है कि वी आर टॉकिंग अबाउट सम रजनीकांत, आई मीन सम स्पेशल पर्सन, ठीक है, एकदम स्पेशल, ठीक है. तो ऐसे स्पेशल लोग हैं जिनके नाम से हम कोई अकाउंट नहीं बनाते, तो उनको रिप्रेजेंट करते हुए हम लोग अक्सर कोई एक नाम बना लेते हैं, ठीक है. एग्जाम्पल देता हूं. देखो, मान के चलो हमने बहुत पैसे कमाए, तो सरकार हमारे पास आ गए, गवर्नमेंट हमारे पास आ गए, बोले कि अरे वाह इतना पैसा कमाया, टैक्स, चलो टैक्स निकालो. बहुत पैसे कमाए ना, चलो टैक्स निकालो. अगर इस देश में टिकने का है तो टैक्स भरना पड़ेगा, समझे कि नहीं? ठीक है, तो टैक्स मांगने आ गया, देना पड़ता है टैक्स, मना तो कर नहीं सकते, ठीक है. चलो ठीक है, तो मैं टैक्स पे कर रहा हूं टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बराबर. तो मुझे अकाउंट बनाना है यहां पे. तो अकाउंट अगर मैं बनाऊंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, अगर मान के चलो ये पर्सनल अकाउंट मुझे बनाना है, तो क्या मैं यहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस नाम से अकाउंट बनाऊंगा, या नरेंद्र मोदी अकाउंट ऐसा करके बनाऊंगा, ठीक है, जो भी रूलिंग पार्टी में रहेंगे उस वक्त उनके नाम से बनाऊंगा? ऐसा नहीं होता. रादर यू विल मेक एन अकाउंट कॉल्ड एज टैक्स पेबल अकाउंट. गेटिंग मी? ये जो मैंने अकाउंट बनाया, ये अकाउंट is an account representing the government. Getting this? एक और एग्जांपल देता हूं. कई बार हमें पैसे लेने हैं या देने हैं, ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरह के पर्सन्स होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मुझे रेंट देना है, किसको देना है? लैंडलॉर्ड को देना है, ठीक है. आई हैव टू पे द रेंट टू द लैंडलॉर्ड, ठीक है. लेकिन मैं लैंडलॉर्ड के नाम से अकाउंट नहीं बनाना चाहता. लैंडलॉर्ड का नाम है वर्मा जी, ठीक है, तो मैं वर्मा जी के नाम से अकाउंट नहीं बनाना चाहता. क्यों? क्योंकि आई वांट टू डिफरेंशिएट.
भैया मुझे पैसे तो बहुत सारे जनों को देने हैं, लेकिन ये लैंडलॉर्ड है भाई, आई वॉन्ट टू डिफरेंशिएट। ठीक है, तो वो डिफरेंशिएशन के लिए मैं यहां पे एक स्पेशल अकाउंट बनाऊंगा। क्या अकाउंट? रेंट पेबल अकाउंट या आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। सो ये जो रेंट पेबल अकाउंट या आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट है, दिस रिप्रेजेंट्स द अकाउंट ऑफ द लैंडलॉर्ड टू हुम द मनी इज पेबल। गेटिंग मी? सो एज अ रिजल्ट मेरा तीसरा काइंड ऑफ पर्सनल अकाउंट कैन बी अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, सो पर्सनल अकाउंट कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। कौन से 3 टाइप्स? कैन बी नेचुरल पर्सन, ठीक है, जैसे राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, रामू, शामू, जो भी है, ऐसे अलग अलग नाम से मैं अकाउंट बना रहा हूं, दिस इज अ नेचुरल पर्सन अकाउंट। इट कैन बी आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट, बैंक अकाउंट, या किसी एक कंपनी का अकाउंट, XYZ लिमिटेड अकाउंट, ठीक है, कोई ट्रस्ट का अकाउंट, सो एंड सो ट्रस्ट अकाउंट। गेटिंग मी? तो ये हो गए आर्टिफिशियल पर्सन्स। और तीसरा होता है व्हेन यू आर मेकिंग एन अकाउंट, लेकिन उस अकाउंट की गहराई में जाएंगे तो मुझे पता चल रहा है कि इट इज रिप्रेजेंटिंग अ पर्सन। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कोई एक ग्रुप ऑफ पर्संस को रिप्रेजेंट करते हुए मैं कोई अकाउंट बनाऊं, कई बार ऐसा भी हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आई माइट क्रिएट एन अकाउंट कॉल्ड एज बोनस पेबल अकाउंट। बोनस पेबल अकाउंट। अब ये बोनस पेबल नाम तो मैंने लिख दिया, लेकिन क्या ये बोनस सिर्फ एक ही जन को देना है? नहीं ना, हो सकता है मुझे बहुत सारे जनों को देना है। गेटिंग मी? तो इन सब को मिला के, इन सब को रिप्रेजेंट करते हुए, जिन सब को मुझे पैसे देने हैं, मेरे एम्प्लॉइज, इन सबको मिला के, इनका झुंड बना के मैंने एक अकाउंट बना लिया। कौन सा अकाउंट? बोनस पेबल अकाउंट। ठीक है, फॉर माई अकाउंटिंग कन्वीनियंस में इस तरह से लिख रहा हूं, लेकिन दिस बोनस पेबल अकाउंट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इट रिप्रेजेंट्स द अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉइज टू हुम द मनी इज पेबल। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, सो ये हो गए मेरे पर्सनल अकाउंट्स। अब ये पर्सनल अकाउंट्स जो भी रहते हैं, इनको मुझे डेबिट क्रेडिट से एक इंफॉर्मेशन पता चल रहा है, और वही इंफॉर्मेशन के बारे में हमने यहां पे समझा। ओके, चलो मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं। एग्जाम्पल देखो, सोल्ड गुड्स, ये पहला है, ऑन क्रेडिट टू केशव। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू केशव, ₹8,000। ठीक है, तो आपको मुझे बताना है कि हम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में केशव को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे? आपको यहां पे सोचना है कि मैंने अगर केशव को गुड्स बेचे तो केशव से पैसे लेने हैं कि देने हैं? सोचो, केशव से पैसे लेने हैं। देखो, पैसा अभी भी सेटल नहीं हुआ, उधार वाला ट्रांजैक्शन है, अभी तक सेटलमेंट नहीं हुआ। तो अगर अभी तक सेटलमेंट नहीं हुआ तो मुझे क्या देखना है? मुझे ये देखना है कि अभी रिसीवेबल है कि पेबल है। इफ इट इज रिसीवेबल तो मैं केशव अकाउंट को करूंगा डेबिट बाय 8,000। ठीक है, अच्छा ठीक है। दूसरा, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू रामलाल, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट टू लिख रहा हूं, सॉरी, फ्रॉम रामलाल। रामलाल से परचेज किया हम लोगों ने गुड्स, ₹6,500। ठीक है, तो क्या करना होगा? हम हमारे बुक्स में बनाएंगे रामलाल अकाउंट, बराबर। कैसे देखना है मुझे? सबसे पहले मुझे ये देख लेना है कि इज द अमाउंट सेटल्ड, क्या पैसा सेटल हो चुका है? नहीं, अभी तक सेटल नहीं हुआ, उधार का ट्रांजैक्शन अभी अभी हुआ है। तो अब मुझे क्या देखना है? मुझे देखना है कि पैसे लेने हैं कि देने हैं। तो भैया मैंने रामलाल से गुड्स खरीदे, यानी मुझे इन भाई साहब को पैसे देने हैं। सो इफ मनी इज पेबल तो मैं रामलाल अकाउंट जो बनूंगा वहां पे कहां लिखूंगा? आई विल राइट इट ऑन द क्रेडिट साइड। सो इसका मतलब हुआ आई विल क्रेडिट रामलाल बाय 6,500, which will give me the information that 6,500 is payable to रामलाल। ठीक है, ओके। तीसरा, ध्यान से देखना, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड।
₹1,00,000। ठीक है। कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल मतलब जब ओनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है उसे हम लोग कहते हैं कैपिटल, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट, ये अकाउंट बनेगा, है ना भैया? जरा ध्यान से, कैपिटल अकाउंट बनाया जरूर है, लेकिन ये अकाउंट किसका अकाउंट है? इट रिप्रेजेंट्स द अकाउंट ऑफ द ओनर, हेंस कैपिटल अकाउंट इज ऑल्सो अ पर्सनल अकाउंट। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, ओनर ने 1,00,000 रुपए तो बिजनेस को दे दिए, ओनर ने अपना काम किया, बोला कि मेरा बिजनेस है, मैंने 1,00,000 रुपए दे दिए। बदले में हमने क्या दिया? हमने मतलब बिजनेस ने क्या दिया? कुछ दिया? अभी तक कुछ नहीं दिया। गेटिंग मी? देंगे आगे चल के, प्रॉफिट होगा तब देंगे, और भी कुछ देंगे, बिल्कुल देंगे, लेकिन फ्यूचर में देंगे, अभी कहां नहीं, अभी कुछ नहीं दिया, राइट? सो द बिजनेस हैज टू रिकॉग्नाइज इट्स ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द ओनर। हमें रिकॉग्नाइज करना होगा हमारा ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द ओनर। गेटिंग मी? सो एज अ रिजल्ट हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं? हम सोच रहे हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्या कहूंगा? ओनर को पैसे पेबल है, ओनर को पैसे पेबल है, एंड हेंस कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 1,00,000. It will tell me the information that 1,00,000 rupees is still payable to the owner. I know कि यहां पे कुछ लोगों के मन में एक और बात आ रहा होगा, सर हम ऐसा भी तो सोच सकते हैं कि द ओनर इज पेयर ऑफ मनी। हो सकता है, ऐसा भी तो सोच सकते हैं ना यार, पैसा तो उसने अभी प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है ना, सो एज अ रिजल्ट रिसीवर पेयर वैसा भी तो सोचा जा सकता है। राइट नाउ ओनर ने 1,00,000 रुपए दिए, बिल्कुल वैसा भी सोचा जा सकता है, उससे भी रिजल्ट सेम आएगा। इफ इज पेयर हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। लेकिन दोस्तों भले ही रिजल्ट सेम आ रहा हो, लेकिन रिजल्ट सेम आने की वजह से हम इंफॉर्मेशन बदल देंगे, ये भी गलत है। इसलिए दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट एक्चुअली द करेक्ट। ओके, दैट इज करेक्ट कि वो उसने पैसे दिए, लेकिन इस तरह से हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। फॉर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स वी शुड रीड एट दिस ट्रांजैक्शन, हमने ऐसे पढ़ना चाहिए कि ये पैसे हमें ओनर को लौटाने हैं। ये उसके पैसे मेरे पास आए जरूर है, लेकिन इसको मैंने अभी तक इसके बदले में कुछ नहीं दिया, सो मुझे ये पैसे लौटाने हैं, मुझे इस ऑब्लिगेशन को रिकॉग्नाइज करना होगा। सो आई हैव टू रिकॉर्ड दिस इंफॉर्मेशन एज मनी पेबल। ठीक है, सो दिस इज द एक्चुअली करेक्ट अप्रोच। दूसरा अप्रोच भी चल जाएगा, लेकिन दिस इज द करेक्ट अप्रोच ऑफ थिंकिंग। ठीक है, जमा। अच्छा, और एक एग्जांपल, लोन टेकन फ्रॉम ICICI ₹50,000, 50,000 का ICICI से लोन लिया। ठीक है, चलो ठीक है। कैन आई से दैट ICICI इज एन आर्टिफिशियल पर्सन? है ना, बैंक इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। तो ICICI से हमने लोन लिया, ठीक है। आगे एग्जैक्टली लाइक द प्रीवियस ट्रांजैक्शन यू कैन सी दैट ICICI ने पैसे दिए, ICICI ने हमें पैसे दिए, तो ICICI क्या है? पेयर है, सोच सकते हो, लेकिन नॉट दैट अप्रोच, वो सही नहीं होगा। आप यहां पर ऐसा देखो कि हमने लोन लिया, लेकिन बदले में ICICI से मुझे पैसे तो मिल गए, लेकिन बदले में क्या दिया हमने? अभी तक कुछ नहीं दिया। सर इंटरेस्ट देंगे ना? हाँ देंगे, इंस्टॉलमेंट भी भरेंगे, लेकिन फ्यूचर में भरेंगे, अभी कुछ नहीं दिया। सो आई हैव टू रिकॉग्नाइज माई ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स ICICI। ठीक है, सो ऑब्लिगेशन मतलब मनी इज पेबल, पेबल होने की वजह से मैं इसे क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा। सो ICICI अकाउंट विल बी क्रेडिटेड इन माई बुक्स। ओके, अच्छा, पांचवा, मनी रिसीव्ड फ्रॉम केशव, मनी रिसीव फ्रॉम केशव ₹2,000। अरे केशव कोई जाना पहचाना लग रहा है क्या? कोई था ना केशव? चलो जरा ऊपर देखते हैं। हाँ ये रहा ना केशव, अरे वही है जिसको हमने गुड्स बेचा था 8,000 रुपए में। ये यहाँ पे हमने बोला था ना, डेबिट किया था, डेबिट मतलब इससे रिसीवेबल दिखाया था। सो नाउ ही इज गिविंग द मनी, ही इज सेटलिंग द मनी। सो अगर सेटलमेंट कर रहा है, कितने से किया? फिलहाल 8,000 रुपए दिए, बाकी का पैसा अभी तक कुछ नहीं कहा, तो अज्यूम मत कर देना कि डुबा दिए। ठीक है, बैड डेट्स अज्यूम नहीं करना, डिस्काउंट अज्यूम नहीं करना।
ठीक है, जब तक इंफॉर्मेशन ना दिया हो। तो अभी 2,000 रुपए दिए, बाकी का बाद में देगा, इंस्टॉलमेंट भी होता है ना। सो राइट नाउ मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में केशव अकाउंट विच इज अ पर्सनल अकाउंट, इसे क्या करूंगा? केशव ने क्या किया? इज केशव रिसीवर और इज केशव पेयर? केशव इज द पेयर, वी आर द रिसीवर, हमको पैसे मिले। तो हमें हमारे बुक्स में हमारा अकाउंट नहीं बनाना है, हमें केशव का अकाउंट बनाना है। सो केशव इज द पेयर, इसीलिए सिंस ही इज द पेयर मैं इसे क्या करूंगा? क्रेडिट। गेटिंग मी? जरा ध्यान से देखना, जब रिसीवेबल थे तब किया था डेबिट, जब वो अकाउंट सेटल कर रहा है तब मैं कर रहा हूं क्रेडिट। गेटिंग मी? इस तरह से वो अकाउंट सेटल होता है। अगर उसने पूरे 8,000 दे दिए तो उसका अकाउंट पूरा सेटल हो जाएगा, डेबिट भी 8,000 क्रेडिट भी 8,000, उसका अकाउंट हो जाएगा टल्ली, आई मीन क्लोज। ठीक है, चलो ठीक है। अब इसी तरह से आखिरी वाला, छठवा, पेड कैश टू रामलाल। ये रामलाल कौन है यार? 3,500 रुपए दिए इसको। रामलाल कौन है? जाना पहचाना है क्या कोई? यस बिल्कुल है, जरा देखो यहाँ पे, ये वही रामलाल है जिससे हम लोगों ने 6,500 के गुड्स खरीदे थे। तब हमने इसे क्रेडिट किया था क्योंकि मनी वॉज पेबल, बराबर। अब पैसे दे दिए, ठीक है, हमने उसको पैसे दिए, लेकिन हम हमारा बुक्स नहीं बना रहे, हम रामलाल का अकाउंट्स बना रहे, हम हमारा अकाउंट नहीं बना रहे, सॉरी, हम हमारा अकाउंट नहीं बना रहे, हम रामलाल का अकाउंट बना रहे। तो रामलाल इज रिसीवर ऑफ पेयर इस ट्रांजैक्शन में। वी पेड द कैश, रामलाल ने रिसीव किया। सो सिंस रामलाल इज रिसीवर ऑफ कैश, इसलिए रामलाल अकाउंट विल बी डेबिटेड। क्यों डेबिट? क्योंकि ही इज रिसीवर ऑफ कैश। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अज्यूम कर रहा हूं कि आप लोगों को यह बात अच्छे से दिमाग में चला गया है, डेबिट क्रेडिट। अब दोस्तों यहां पे मैंने आपको लिखने का वक्त नहीं दिया, तो आप लोग प्लीज जगह जगह पे वीडियो को पॉज कर लेंगे। मैं आपको फिर से एक बार दिखा दे रहा हूं, ये देख लीजिए एक बार, और आप वीडियो को पॉज करके इन चीजों को लिखेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको अभी पर्सनल अकाउंट के बारे में बताया, ठीक है, आप इसको पॉज करके लिखेंगे। देखिए, मैं थोड़ा फास्ट इसको स्क्रॉल कर रहा हूं ताकि आप लोग इसको पॉज कर करके आप लिखते रहिए।
ठीक है, आप पॉज कर करके, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसे लिख लिया है। ठीक है, ओके, तो अब हम आ जाते हैं टू रियल अकाउंट। रियल अकाउंट, ठीक है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रियल? रियल अकाउंट मीन्स समथिंग दैट एग्जिस्ट्स इन रियल, ईदर बाय विजन और बाय लीगल वे। मतलब देखो, मैं बात कर रहा हूं यहां पर असेट्स की। आई एम टॉकिंग अबाउट असेट्स, ठीक है। सर ये कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये असेट है कि नहीं है? ये बात को समझने के लिए हमें एक और अलग से सेशन करना होगा, एंड दैट सेशन विल बी द डिफरेंशिएशन ऑफ कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शंस एंड रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शंस। ये सेशन में भी हम लोग आएंगे, ऐसा भी एक होगा जिससे आपको ये क्लैरिटी आएगा कि कौन सी चीजों को मैंने एसेट करके मानना चाहिए और कौन सी चीजों को नहीं। ठीक है, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं अभी आगे बढ़ जा रहा हूं, ये एज्यूम करते हुए कि आपको असेट का मतलब मालूम है, उसी तरह से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो। तो रियल अकाउंट मतलब मैं बात कर रहा हूं असेट्स की। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बिल्डिंग खरीद लिया, मैंने कंप्यूटर खरीद लिया, मैंने व्हीकल खरीद लिया। ठीक है, दीज आर ऑल असेट्स। ओके, अब मुझे एसेट का इंफॉर्मेशन लिखना है। ठीक है, कैश इज ऑल्सो एन एसेट। ठीक है, अब जरा सोच के देखो, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कैश अकाउंट के बारे में भी देखा था, और मैंने क्या कहा था, दो ही चीज हो सकता है, या तो कैश का इनफ्लो होगा या तो कैश का आउटफ्लो होगा, और क्या होगा? अब जरा सोचो, हमारा ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, तो ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में हमने एक ट्रक खरीदा, फिर एक और ट्रक खरीदा, फिर एक और ट्रक खरीदा, तो क्या हो रहा है? ट्रक, नंबर ऑफ ट्रक्स बढ़ते जा रहे हैं, तो देयर विल बी इनफ्लो ऑफ ट्रक। ट्रक हमारे पास खरीद रहे हैं तो ट्रक आ रहे हैं। या तो दूसरी बात ये हो सकता है कि पुराना उराना हो गया तो बेच दिया, ठीक है, स्क्रैप कर दिया, एनीथिंग लाइक दैट। तो अगर बेच दिया तो इट विल गो आउट, देयर विल बी एन आउटफ्लो। ठीक है, तो दो ही बातें हो सकते हैं, या तो जैसे कैश या कोई और एसेट का इनफ्लो होगा या तो आउटफ्लो होगा। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले मैं यहां पे ये लिख रहा हूं कि एसेट्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स। वन इज कॉल्ड एज टैंजिबल एसेट्स, दूसरे को हम कहते हैं इनटैंजिबल एसेट्स। दोनों में क्या फर्क होता है? Tangible assets means something that you can touch, something that you can see. जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, बिल्डिंग अकाउंट, कैश अकाउंट, मशीन अकाउंट, all these are something that we can see. These are called as tangible assets. ठीक है, वही intangible assets भी होते हैं। अभी intangible asset क्या होता है? Intangible asset मतलब something that you cannot touch, something that you cannot see theoretically. ठीक है सर, बेसिकली मतलब क्या है? देखो, आप लोगों ने सुना होगा, आपने कोई किताब अगर खरीदा, किताब में आप लोग देखते हो एक सी मार्क रहता है, ऐसा सर्कल किया हुआ रहता है, देखा होगा ना? दैट इज बेसिकली द कॉपीराइट मार्क। अब ये कॉपीराइटेड मतलब क्या है ना? या फॉर एग्जांपल, आजकल बहुत सारे ऑनलाइन चीजों का जमाना है, ठीक है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग यूट्यूब में कोई वीडियो बना के डालना चाहते हो, यूट्यूब में, ठीक है, मतलब एनीथिंग, आपने कुछ भी ऐसे ही कोई गेम का ही आपको वीडियो बना के डालना है, हो सकता है ना, आजकल वो बहुत चल रहा है, बहुत ट्रेंडिंग है आजकल। ठीक है, पबजी या ये दुनिया भर के जो गेम्स होते हैं उसमें क्या स्ट्रैटेजी, ये वो पता नहीं, मुझे समझता नहीं, वो सब चीजें कुछ तो भी करके अपन डालते रहते हैं। ठीक है, ओके। तो अब ये सब चीजें जो की उसमें कई बार आपको म्यूजिक व्यूजिक डालने की इच्छा होती है ना? तो ये म्यूजिक व्यूजिक डालते हो तो आप लोग अक्सर देखते हो कि इस पे यूट्यूब वगैरह से कहीं पे किसी ने कुछ क्लेम किया कि भैया ये लाइसेंस वगैरह, मतलब ये म्यूजिक आपका पे राइट्स किसी और के थे लेकिन आपने यूज कर लिया। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट ऑल अबाउट। दोस्तों, होता ये है कि व्हेनेवर यू इन्वेंट एनीथिंग लाइक म्यूजिक, मे बी आपने बनाया, यू आर द म्यूजिक डायरेक्टर, आपने वो म्यूजिक बनाया, ठीक है, या आपने कोई किताब लिखा, या आपने कोई फॉर्मूला बनाया, एनीथिंग लाइक दैट, तो इस चीज को आप लीगली अपने नाम पे रजिस्टर करवा के रख सकते हो। ठीक है, लीगली उसके पूरे फॉर्मेलिटीज होते हैं, लीगल प्रोसीजर होते हैं। तो लीगली अगर वो आपके नाम से हो गया, मतलब यू आर द ओनर ऑफ दैट म्यूजिक या दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला या दैट पर्टिकुलर वॉट एवर यू हैव मेड। गेटिंग मी? अब बात को समझने की कोशिश करो। दिस इज नॉट समथिंग दैट यू कैन टच। आपने एक म्यूजिक बनाया, टच करोगे उस म्यूजिक को? अब आप बोलोगे सर, जिस प्लेयर में बना रहे उसको टच करेंगे? अरे वो इंस्ट्रूमेंट अलग है, इंस्ट्रूमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट म्यूजिक। एक म्यूजिक बज रहा है, टच कर पाओगे उसको?
नहीं ना, इट इज नॉट tangible. Getting me? But you have registered the use of that music in your name, तो you are the owner of that music. So इस म्यूजिक के कॉपीराइट, बहुत सारे अलग अलग नाम होते हैं, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ऐसे दुनिया भर के नाम दिखेंगे. What are these? These are all legal assets. इन्हीं को हम कहते हैं intangible assets. ठीक है? Okay. So assets can be tangible, assets can be intangible. खैर दोनों को ही हम लोग क्या कहेंगे? रियल अकाउंट. ठीक है? इस पे डेबिट और क्रेडिट बहुत सिंपल है. देखो मैंने एक अकाउंट बनाया. ठीक है, मैंने एक अकाउंट बनाया. ये कौन सा अकाउंट है? कोई भी एसेट ले लो. जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स टेक कैश. कैश सबसे सिंपल, कैश. ठीक है, दो ही इंफॉर्मेशन है, या तो पैसे आ रहे हैं या तो पैसे जा रहे हैं. दो ही हो सकता है और तो कुछ हो नहीं सकता. कोई भी अकाउंट, किसी भी एसेट की बात करो, यही होगा. ठीक है, तो ये साइड में यानी डेबिट साइड में आई विल रिकॉग्नाइज ऑल इनफ्लो, एंड क्रेडिट साइड में आई विल रिकॉग्नाइज ऑल आउटफ्लो. सर ये मेरी मर्जी, मैं चाहूं तो डेबिट में आउटफ्लो लिख दूं? नहीं, आपकी मर्जी नहीं चलेगी. दीज आर रूल्स, साइंटिफिकली मेड रूल्स. तो आपको ये याद रखना होगा. सो बेसिकली डेबिट साइड, डेबिटिंग इन एन एसेट मीन्स व्हाट? I want to record the information of inflow of an asset. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं कि मेरे पास 10,000 रुपए है. अब मैंने कुछ ऐसा ट्रांजैक्शन हुआ जिसमें किसी भाई साहब के पास से मेरे पास और 6,000 रुपए आए. सो मेरे पास 10,000 थे और 6,000 आए. गेटिंग मी? 6,000 आए, इनफ्लो ऑफ कैश. क्या करूंगा? मैं कैश अकाउंट को डेबिट करूंगा. जैसे ही मैं यहां लिखता हूं, देखो यहां पे 10,000 था, अब मैंने यहां पे और 6,000 लिखा, तो जैसे ये 6,000 लिखा, मुझे क्या समझ में आ रहा है? 6,000 आए. गेटिंग मी? ओके. उसी तरह से क्रेडिट का मतलब, अगर मैं मानकर चलो अब यहां पे 5,000 क्रेडिट कर रहा हूं, तो ये मुझे क्या बता रहा है? ये मुझे बता रहा है कि अब मैं पे कर रहा हूं, मेरे पास से पैसे जा रहे हैं. सो आउटफ्लो ऑफ एन एसेट. ठीक है, मैं यहां पे रिसिप्ट्स ऑफ पेमेंट्स भी लिख सकता था, लेकिन रिसिप्ट्स पेमेंट्स ओनली कैश के लिए यूज होता है. मैंने तो ओवरऑल एसेट कहा ना. तो कोई भी एसेट, किसी भी तरह के एसेट में, मेरे पास कंप्यूटर है, 10 कंप्यूटर है, मैंने और 2 कंप्यूटर खरीदे, इनफ्लो हुआ. कंप्यूटर खरीदे तो मेरे पास आया, है ना, डेबिट. अच्छा, मेरे पास कोई एक पुराना कंप्यूटर है जो मेरे कोई काम में नहीं आ रहा, मैंने उसको बेच दिया, आउटफ्लो हुआ, क्रेडिट. गेटिंग मी? डेबिट क्रेडिट मुझे कुछ बता रहा है. क्या बता रहा है? असेट में अगर डेबिट हुआ मतलब इनफ्लो ऑफ एसेट, असेट में अगर क्रेडिट हुआ यानी आउटफ्लो ऑफ एसेट. ठीक है, आपकी भाषा में भी बता देता हूं. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, है ना. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. ठीक है, ये होता रहता है. हम लोग अक्सर ऐसे बहुत सारे अजीब अजीब चीजें करते रहते हैं, बचपन से हम लोग करते आ रहे हैं, है ना. बचपन से कैसा रहता है? जैसे फॉर एग्जांपल ABCD सीखते वक्त एक टिपिकल ट्यून में सीखते थे, ABCDEFG HIJK LMNOP, है ना. ये LMNO को कुछ लोग LMNOP भी बोलते थे, बिना समझे, मालूम नहीं. वो टीचर ने हमको एक धुन सिखा दिया, एक म्यूजिक सिखा दिया, उसके साथ में लिरिक्स फिट कर दिया, मस्त अपन उसको बोलते जाते थे. बराबर ऐसे ही जब मैथ्स के टेबल्स याद किया करते थे, तो अक्सर हम बोलते थे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 3 6, सॉरी गलत हो गया, है ना. सो बेसिकली यहां क्या बोलते थे? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, है ना. जरा इसका स्पेलिंग बताना जरा. 2 डैश 2 क्या था? वंजा. वंजा का स्पेलिंग क्या है बताओ जरा. या 2 2 जार 4 क्या था? वो क्या वर्ड क्या है? इट इज नॉट एक्चुअली वंजा. देखो ये कुछ ऐसा था. 2 1s आर 2, 2 2s आर 4, ऐसा ही कुछ होता है ना. 2 1s आर 2, 2 2s आर 4, 2 3s आर 6. ये ऐसा था. अब ये मत बोलना कि सर ये मेरे को पहली बार पता चला. ठीक है, अकाउंट्स में भी ऐसे ही होगा, बहुत सारी चीजें पहली बार पता चलेगी. तो कहने का मतलब यही है कि हम लोग इसको मस्त याद करके आ जाते हैं, रट्टा मार के आ जाते हैं पूरा.
ठीक है, लेकिन मालूम ही नहीं रहता क्या है। तो इसी तरह से ये भी है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोस आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोस आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, ये रट्टा तो मार के आ गए, लेकिन मतलब ही नहीं मालूम क्या किया। तो भैया अगर ऐसे आगे पढ़ोगे तो गाड़ी तो अटकेगी ना। सो 11th-12th में हमें हमारे अकाउंट्स बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने हैं, तो वो बेसिक्स में ही हम यहां कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि आपने अब तक क्या किया क्या नहीं किया, व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि अब के बाद क्या होगा। ठीक है, सो ये चीज अगर क्लियर नहीं था, करेक्ट कर लो और आगे बढ़ो। ठीक है, सिंपल सा था। देखो पर्सनल अकाउंट में ना कॉम्प्लिकेशंस बहुत थे, रियल अकाउंट में उतने नहीं है, सिंपल सा है। ठीक है, इनफ्लो डेबिट, आउटफ्लो क्रेडिट, खत्म। ठीक है, ओके। अब जरा ध्यान से देखना, यहां पे मैंने 16,000 डेबिट किए, 5,000 क्रेडिट किए, बराबर। तो 16 में से 5 क्रेडिट हुआ, कहना ऐसे कि मेरे डेबिट में से अभी भी 11,000 बाकी है, कह सकता हूं ना, डेबिट में से 11,000 बाकी है ना। सो मैं कहूंगा 11,000 का इस अकाउंट में डेबिट बैलेंस है, 11,000 का इस अकाउंट में डेबिट बैलेंस है, मतलब डेबिट में से बैलेंस है 11,000 रुपए, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अच्छा और एक बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ऑल रियल अकाउंट्स विल ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस। रियल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस हो ही नहीं सकता। सर मतलब, सोच के देखो, डेबिट इज इनफ्लो, क्रेडिट इज आउटफ्लो, ये हो ही नहीं सकता कि इनफ्लो से ज्यादा आउटफ्लो हो, पॉसिबल ही नहीं है। मेरे पास है ही 10,000 रुपए कैश, मेरे वॉलेट पे 10,000 रुपए कैश है, तो इज इट पॉसिबल कि आप कैश में पेमेंट कर दो 20,000, 30,000, 40,000? अब ये मत कहना कि सर बैंक से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, नहीं वो नहीं कह रहा हूं, कैश में कितना पे कर सकते हो बताओ मुझे। अगर आपके वॉलेट में 10,000 है तो आप कैश में तो 10,000 पे कर पाओगे ना। मैं ऑनलाइन वाले वॉलेट, मतलब ऑनलाइन वॉलेट वगैरह की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आपके रियल वाला वॉलेट, जिसमें अपन पर्स, कुछ लोग पर्स भी कहते हैं, जो आपके पास कैश रखा है या आपने जेब में रखा है, जेब में 2,000 रुपए रखे मान के चलो, तो आप कितना खर्च कर पाओगे कैश? अब से 2,000 ही खर्च कर पाओगे। यू कैन नॉट स्पेंड मोर देन 2,000 कैश। किडिंग मी? आपको दूसरे माध्यम से पे करना है कर सकते हो, लेकिन कैश में नहीं कर सकते, यानी जितना है उससे ज्यादा आप नहीं स्पेंड कर सकते। आउटफ्लो कैन नेवर एवर एक्सीड द इनफ्लो। आपके पास 5 कंप्यूटर है, आप 10 कंप्यूटर नहीं बेच सकते, है ही 5। किडिंग मी? सो इनफ्लोज विल ऑलवेज बी मोर देन आउटफ्लोज। ये हो ही नहीं सकता कि आउटफ्लोज आर मोर, इसलिए असेट अकाउंट विल ऑलवेज कैरी अ डेबिट बैलेंस। ठीक है, आज हमारा टाइम काफी एक्सीड हो गया है ना, लेकिन एक बात बता दे रहा हूं, उसके बाद आज के क्लास को मैं एंड करूंगा। एंड लास्ट चीज है अबाउट नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट आपको समझ में आया ऐसा होप कर रहा हूं। अभी मैं आ जा रहा हूं नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? देखो, पर्सन्स की इंफॉर्मेशन लिखा, असेट का इंफॉर्मेशन लिखा, लेकिन दोस्तों मैं बिजनेस कर क्यों रहा हूं? सोच के देखो, मैं पर्सन से पैसे लेने हैं, देने हैं, जो भी है, मैंने इतने सारे एसेट वसेट खरीदे वगैरह, ठीक है, लेकिन क्यों ये सब क्यों कर रहा हूं? कहना है से माई अल्टीमेट गोल इज टू अर्न प्रॉफिट। आई वॉन्ट टू अर्न प्रॉफिट्स। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये गोल तो है, लेकिन प्रॉफिट कैसे पता चलता है? कहना है से बाय कंपेयरिंग माई इनकम विथ माई एक्सपेंसेस। बरोबर? सो जो मैं ट्रांजैक्शन इंकर करने जा रहा हूं, वो ट्रांजैक्शन में बहुत सारे अलग अलग नाम के अकाउंट आएंगे, जैसे कमीशन। मैंने यहां पर एक अकाउंट बना लिया, कमीशन। ठीक है, चलो ठीक है। अब कमीशन खर्चा है कि इनकम है? एक्सपेंस है कि इनकम है? डिपेंड करता है यार। कमीशन मुझे मिल भी सकता है और यह भी हो सकता है कि मैं किसी को कमीशन दे रहा हूं, पॉसिबल है ना, दोनों चीजें हो सकता है। मैं किसी को कमीशन दे भी सकता हूं और यह भी हो सकता है कि मैं ही एजेंट हूं, मुझे ही कमीशन मिल रहा है ना। तो अगर मैं किसी को कमीशन दे रहा हूं, यह मेरे लिए खर्चा हो गया, लेकिन अगर मुझे कमीशन मिल रहा है, यह मेरे लिए इनकम हो गया, है ना। तो ये कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? तो यहां पर नॉमिनल अकाउंट मतलब अकाउंट ऑफ ऑल दोज थिंग्स विच अफेक्ट द कैलकुलेशन ऑफ योर प्रॉफिट्स। क्या कहा? नॉमिनल अकाउंट मीन्स अकाउंट ऑफ ऑल दोज थिंग्स
विच विल अफेक्ट द कैलकुलेशन ऑफ योर प्रॉफिट्स। ठीक है, यानी इनकम एंड एक्सपेंसेस। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास दो साइड है, दो में से एक इनकम के लिए दे देते हैं, एक एक्सपेंस के लिए दे देते हैं। तो यहां पे अपनी मर्जी नहीं है, इट इज साइंटिफिकली मेड सो दैट ऑलवेज ओवरऑल डेबिट एंड क्रेडिट मैच। तो रूल के मुताबिक एक्सपेंसेस का साइड है ये डेबिट, इनकम का साइड है ये। सो बेसिकली यहां मेरा कंफ्यूजन क्या था, मान लो 5,000 का कमीशन है, तो कमीशन खर्चा है कि इनकम है, डिपेंड्स। अगर मैंने 5,000 यहां लिखा तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि इट इज एन एक्सपेंस। मैंने कौन से साइड में लिखा, डेबिट साइड में लिखा। सो डेबिट साइड में लिखा तो मुझे क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि दिस कमीशन इज एन एक्सपेंस। ध्यान से देखना, ठीक है। इंटरेस्ट अकाउंट ऐसा लिखा मैंने, क्या समझ में आ रहा है, मुझे यह समझ में आ रहा है कि मुझे 3,000 रुपए का इंटरेस्ट मिला, इट्स एन इनकम। इंटरेस्ट 3,000 रुपए का मेरा इनकम है। दिस इज व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड व्हेन आई एम राइटिंग दिस ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, आपका फेवरेट वाला रूल भी बता देता हूं, डेबिट ऑल expenses and losses, credit all incomes and gains। ठीक है, सो बेसिकली व्हाट इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मतलब हर वो इंफॉर्मेशन जो मेरे प्रॉफिट कैलकुलेशन को अफेक्ट करता है, यानी एक्सपेंसेस और इनकम, और ये दोनों को हमने अलग अलग सेपरेट कर दिया। एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड बाय डेबिटिंग इट एंड इनकम्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय क्रेडिटिंग इट। ठीक है, सो दोस्तों मैं एक लास्ट लाइन बोलने जा रहा हूं जिसके बाद आज का क्लास खत्म। एक्सपेंसेस में अगर बैलेंस है, इट विल ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस। ठीक है, और इनकम में अगर बैलेंस है, इट विल ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, लेकिन लास्ट में एक बात बता के आज की क्लास को रोक रहा हूं, नॉमिनल अकाउंट में कभी बैलेंस नहीं रहेगा, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर हमेशा क्लोज कर दिए जाएंगे। ये जो मैंने बात कहा, ये सस्पेंस में रहेगा अभी, इसका मतलब अभी समझ में नहीं आएगा। इसका मतलब आपको तब समझ में आएगा जब मैं आपको बेसिक्स ऑफ फाइनल अकाउंट्स बताऊंगा। ठीक है, तब ये क्लियर होगा, नॉमिनल अकाउंट्स आर नेवर बैलेंस्ड, रादर नॉमिनल अकाउंट्स आर ऑलवेज क्लोज्ड। ठीक है, चलो इस पे भी लौट के आएंगे बाद में। आज के सेशन को मैं ऐसा उम्मीद करता हूं, जो मैंने शुरू में क्लेम किया था, मैंने बहुत कुछ कहा था आपको कि अगर आज के सेशन को आप लोग सीरियसली अटेंड करोगे तो सच में कुछ सीख के जाओगे, आपको कुछ ना कुछ पता चलेगा अबाउट डेबिट एंड क्रेडिट। नॉट जस्ट रूल्स, इट इज मोर देन रूल्स। एंड मैं उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन के एंड में आपको यह बात समझ में आ गया कि डेबिट एंड क्रेडिट आर नॉट जस्ट टू साइड्स, these are not just simple rules to be mugged up, there is something more to it। ठीक है, अब इसको अप्लाई भी करना है और इसके एप्लीकेशन में हम जाएंगे कल। ठीक है, चलिए आज के सेशन को यहां पे एंड करता हूं। गुड बाय ऑल ऑफ यू।